अच्छा, कभी ऐसा होता है कि क्योंकि आपका ताल्लुक एक्टिंग सिखाने से भी है, तो आपको लग रहा हो कि मेरे साथ जो एक्टर परफॉर्म कर रहा है वो थोड़ा वीक है, या वाइल एक्टिंग आपको या जब शूट करा रहे हो उस वक्त आपने किसी को सिखाया एक्टिंग, मतलब आपके साथ जो कंटेम्प्रेरी एक्टर्स होते हैं या आपके साथ जो काम कर रहे होते हैं, कभी आपको लगे, क्योंकि एक्टिंग बजाते खुद रिएक्शन का नाम है, अगर दूसरा अच्छा करेगा तो आपका रिएक्शन अच्छा निकलेगा, अगर आपको सामने वाला एक्टर अच्छा नहीं होगा तो आपका रिएक्शन भी वीक पड़ जाएगा। तो कभी आपको ऐसा लगा कि दूसरे की एक्टिंग की वजह से आपका किरदार या आपकी एक्टिंग इफेक्ट हो रही है और आपने उसको समझाया हो कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो क्योंकि इससे पूरा सीन खराब हो रहा है? बहुत ही मुश्किल और सेंसिटिव सवाल कर दिया आपने, क्योंकि अक्सर सेट पे ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि सामने वाले के रिएक्शन से हमारी एक्टिंग ख़राब हो रही है, मगर इस तरह से किसी को बताना जो है वो उसका रिएक्शन बहुत ऑफेंसिव ज़्यादा होता है। ख़तरनाक भी आ सकता है, सेट पे लड़ाई भी हो सकती है और सामने वाला ऑफेंड भी हो सकता है। तो हमारा मकसद सिर्फ काम को अच्छा करना है, किसी को ऑफेंड करना नहीं है। तो अगर कभी मैं ऐसा महसूस करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि उस इंसान को साइड पे ले जाकर आराम से उसको बताता हूँ, वो भी रिक्वेस्ट के अंदाज में, कि हो सकता है कि अगर तुम इस तरह से कर लो या तुम इस तरह से एंट्री ले लो या तुम इस तरह से डायलॉग बोल लो, तो हाँ। उससे होगा ये कि काम और अच्छा हो जाएगा, और वो भी बहुत ही मुद्दबाना तरीके से। ऐसा नहीं कि सबके सामने खड़े हो कि आपने किसी को करेक्ट कर दिया। तो किसी की तजलील करना मकसद नहीं है, उनको सिर्फ हाँ। बताना मकसद है, क्योंकि सब चाहते हैं कि काम हाँ। अच्छा हो, और बस यही कोशिश होती है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, और उस तरह से उसे प्यार से बता दिया जाए। और अच्छी बात ये हो सकती है कि सामने वाला खुद मुझसे पूछे कि सर आगे ऐसे बेहतर हो सकता है क्या, इसमें कोई अच्छा, इम्प्रूवमेंट आ बीइंग सकती है, तो उस वक्त जूनियर बताना जो है एक्टर्स, ना बहुत अच्छा लगता है और एक इज्जत का एहसास बिल्कुल। होता अब है। जो जूनियर एक्टर्स होते हैं, मुझे लगता है जूनियर एक्टर्स से मतलब ये कि जो जिनका तजर्बा कम हो, उनको बड़े मुझे तो लगता है कि मैं अभी तक बड़ी खुशी से, अगर मेरा कोई सीनियर एक्टर मुझे कुछ बताए तो मैं बड़ी खुशी से उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि वो मुझे सिखा रहा है और डेफिनेटली उसका तजर्बा मुझसे ज़्यादा है, तो वो मुझसे ज़्यादा जानता है। और अगर वो मुझे सबके सामने भी कह देता है तो मैं बिल्कुल ऑफेंड नहीं होता इस बात से, इसलिए कि यकीनन उसने मुझसे ज़्यादा वक्त गुजारा है, उसने जो बाल सफ़ेद किए हैं वो मुझसे ज़्यादा सफ़ेद किए हैं, धूप में नहीं, अपने काम और वक्त के गुजरने के साथ साथ। तो आपको डेफिनेटली अपने बड़ों का सुनना चाहिए। आपके माशाल्लाह बच्चे कितने हैं, फैमिली में कौन कौन है आपकी? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल शादीशुदा हूँ, और तकरीबन 13 साल पहले मेरी शादी हुई थी, और 6.5 साल का मेरा बेटा है। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसका उसका नाम क्या है? नाम नाम पूछा ना? हाँ हाँ, देखिए मुझे भी उर्दू समझ आने लगी है। उसका नाम है ओडिन। ओदिन। ओडिन नाम है उसका। और मैंने बड़ी रिसर्च की थी उसका नाम अच्छा। रखने से पहले, तो पुराने टर्किश नेम्स में से मैंने ये लिया है, उसका नाम रखा है। अच्छा, एवित, एवित यहाँ कहते हैं हाँ को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एवित इज यस, राइट? यस, एवित। जी, एवित एविथ इज यस। एविथ इज यस। एवित। यस, हाँ। एवित। सो रमज़ान कैसे गुजारते हैं? रमज़ान का महीना है, और क्या आपने बताया कि आपकी आपकी फैमिली का कनेक्शन रिलीजियस फैमिली के साथ भी रहा और दीनदार फैमिली के साथ भी रहा, तो आपका रमज़ान गुजारने का अंदाज़ कैसा होता है, कैसा होता था, अब कैसा है, और ईद कैसे मनाते हैं आप? और एक और चीज़, ईदी का कॉन्सेप्ट है यहाँ, हम लोग बड़ों से ईदी वसूल करते हैं। जो बड़े होते हैं वो अपने बच्चों को कोई हम तो पैसे लेते थे, और वो पैसे बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, वो थोड़े से ही होते थे, लेकिन वो एक जो टोकन ऑफ लव होता है, या वो जो एक वो बड़ी खूबसूरत सी एक रिवायत है ईदी की। तो जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके रेट्स अभी भी ज़रा थोड़े से कम ही होते हैं, वो आजकल के हिसाब से नहीं होते, वो पुराने ज़मानों के वक्त के वो जो उनके जो पैसों का रेट है वो चल रहा है, लेकिन वो उनसे वसूल करना एक बड़ी अच्छी रिवायत है। क्या यहाँ ये होती है? जी बिल्कुल, ईदी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, और पुराने ज़माने की ईद और आज की ईद में बहुत फ़र्क आ गया है इमरान, क्योंकि दौर काफ़ी फास्ट हो गया है, कल्चर चेंज होता चला जा रहा है। पुराने ज़माने में होता था कि हम सब मिलते थे, तैयार होते थे, ईद पे लोगों के घर हाँ। जाते थे, और यहाँ पर एक मिठाई का भी कॉन्सेप्ट है, चॉकलेट टाइप की, जो लोग बच्चे जाते हैं और जाके उनको वो मिठाई दी जाती है, बिल्कुल बांटी जाती है। मगर अब वो सब कुछ बदल गया है, क्योंकि बड़े शहरों में तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो गई है, लोगों के पास वक्त नहीं है इतना। मगर पुराना ज़माना याद आता है, बहुत अच्छा लगता था उस ज़माने में। हम भी ईदी लेते थे, बड़ों को जाकर सलाम करते थे।
अच्छा, मैं तो सोचता हूँ कि ईद ईद का दिन है तो सो जाओ, क्योंकि सोने का वक्त भी बहुत कम मिलता है एक्टर्स को। तो वो जो जो 2-3 दिन का डे ऑफ मिलता है उसमें जितना आप सो सकते हैं, मैं तो सो जाता हूँ। लेकिन पहले का वक्त वाकई बिल्कुल और होता था। उस वक्त आप ईद मनाते थे, घर वालों से मिलने जाते थे, रिश्तेदारों से मिलने जाते थे, सुबह नमाज के लिए उठना और वो सारा तैयारी। और मुझे याद है कि वो जूते रात से रखने कपड़ों के साथ, कि सुबह ये कपड़े पहनने, ये जूते पहनने, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अब ख़त्म ही हो गया। और हम लोगों ने अब इतनी शॉपिंग करनी शुरू कर दी है कि जो पहले ईद के ईद हमारे कपड़े बनने का एक ख़ास इंतज़ार होता था, वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। हाँ सही कह रहे हैं कि वो पहले जब हम छोटे होते थे तो ये होता था कि सुबह उठना है, तैयार होना है, नमाज पे जाना है, और नमाज के बाद अब जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, हम उनके घर जाते थे और उनके घर कम से कम 3 दिन गुजारते थे, और रोज़ाना शाम में दावत होती थी और ख़ानदान वाले आते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। और रमज़ान में भी ऐसा ही माहौल होता था कि अफ्तारियों का इंतज़ाम हो रहा है, सहरियों का इंतज़ाम हो रहा है। ये सब मैंने देखा है एज अ चाइल्ड। तो अब तो मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत ज़्यादा बदल गया है। चीज़ों की रूह ख़त्म होती जा रही है, लोग बहुत ज़्यादा अपने आप में मसरूफ़ हो गए हैं। तो मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ अभी भी, तो मैं मुश्किल से एक दफ़ा वक्त निकाल कर अपने बड़ों के पास जा पाता हूँ अफ्तारी करने के लिए, और ईद भी सो के गुजर जाती है, तो इतना कुछ नहीं हो पाता। रमज़ान का क्या पैगाम है, आप क्या अपने ऑडियंस को रमज़ान के मुबारक महीने के हिसाब से, उसके हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? रमज़ान में क्या चीज़, सब जानते हैं कि रोज़ा रखना होता है, नेक काम करने होते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी ख़ास प्रैक्टिस है जो ज़रूर अपनानी चाहिए रमज़ान के महीने में? जहाँ तक बात है रमज़ान की, तो मैं यही कहूँगा कि किसी को ऑफेंड करना नहीं है मेरा मकसद, या किसी को टारगेट करना नहीं है, बट मैंने देखा यही है कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है लोग बहुत ज़्यादा मजहबी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सदका खैरात शुरू कर देते हैं, गरीबों का ख्याल करते हैं, ज़बान पे अपनी कंट्रोल रखते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ एक महीने तक महदूद नहीं रहनी चाहिए चीज़, बल्कि इंसान को चाहिए कि वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करे, पूरा साल भी इंसान को इंसान समझे और लोगों की मदद करे। ये नहीं है कि आपने एक महीने किया और उसके बाद जो है वो आप भूल गए, क्योंकि हमने यही देखा है जैसी ईद आती है, जैसे ही चांद निकला ईद का, तो दोबारा से वही रूटीन शुरू हो गया, वही सिलसिले शुरू हो गए जो आम ज़िंदगी में थे। कि अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना हमें एक तोहफ़े की तरह दिया है, और इसमें हम जितनी तौबा और इस्तिग़फ़ार करें उतनी कम है, मगर उस इस्तिग़फ़ार का फ़ायदा जब होगा जब उसका हमें इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अगले 11 महीने में भी दिखेगा। ऐसा नहीं है कि एक महीने मैंने इस्तिग़फ़ार की और उसके बाद मैंने वो सब भूल गया जो मैंने तौबा इस्तिग़फ़ार की थी। तो अगर हम पूरे साल इम्प्लीमेंटेशन करें तो बहुत खैर व बरकत होगी, और अल्लाह ताला अपना कर्म हम पे पूरे साल रखेगा। और बहैसियत मुसलमान हमें तो एक मिसाली कौम बन के सामने आना चाहिए। बिल्कुल, ये महीना ऐसा है कि इसमें जितनी ज़्यादा बरक़ात और जितने ज़्यादा अल्लाह के फैज़ हम समेट सकें समेटें। और ये आपने बहुत ही अच्छी बात की कि एक तो अपना एनालिसिस करना, जो एक इंट्रोस्पेक्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम दूसरों को देखते रहते हैं, अपने अतराफ़ में देखते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर क्या जंग चल रही है, हमारे अंदर क्या ख़राबी हुई है, क्या हलचल मची हुई है, क्या तबाही हुई हुई है। हमने अपनी ज़ात को, अपनी रूह को, अपने नफ्स को किस हद तक डैमेज कर लिया है, इसका इंट्रोस्पेक्ट हमें मिलता ही नहीं है। ये वक्त नहीं मिलता। चैरिटी वंस अगेन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हमारे रेस्टोरेंट्स में हमने देखा है कि बड़े बड़े होटलों में इतना खाना ज़ाया होता है, और वो जो हम अपनी प्लेटों में छोड़ देते हैं बुफ़े में या खाना ऑर्डर करने के बाद, वो इतना खाना होता है कि उससे 2 गरीब आराम से खा सकें वो जो हमारा खाना, और वो वेस्टेज सारा का सारा वेस्ट हो जाता है, वो गार्बेज में जाता है। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक तो खाना इसराफ़ अल्लाह को शदीद नापसंद है, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, कि अल्लाह इसराफ़ करने वालों को सख्त नापसंद करता है। कोशिश कीजिए कि इसराफ़ कम कीजिए, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो एनर्जी का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो पैसे का हो। इसराफ़ जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने को इसराफ़ कहते हैं, वो मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुराक भाई, आप हमारे पास आए, हमारे इस शो पर आए। अपने पाकिस्तान के नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इतनी दूर हमसे मिलने आए, हमारे मुल्क आए और हमें अपने प्रोग्राम में दावत दी। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो वो ये कि पाकिस्तानी ऑडियंस से मुझे अपने प्रोग्राम के थ्रू
डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का जो आपने मौका फ़राहम किया, तो आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये एफ़र्ट की और मुझे यहाँ पे मदऊ किया। और पाकिस्तान मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि उनके साथ मैं समझता हूँ कि हमारा एक स्पेशल कनेक्शन है, हमारे इस्लामी ब्रदर मुल्क है। तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आया और मैं इतना खुश हूँ कि शायद मैं अल्फाज में बयान ना कर सकूँ। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान आऊँ और अपने फ़ैन से मुलाकात करूँ। और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे ड्रामों को, मेरे कैरेक्टर्स को पसंद करने के लिए, चाहे वो मुझसे बहुत दूर हैं मगर मेरे दिल के बहुत करीब हैं पाकिस्तानी। और उनके जो मैसेजेस हैं, उनके जो प्यार है जो मुझे मिलता रहता है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बुराक सरमुल्ला, आप हमारे साथ आए और दुआ है कि प्यार और मोहब्बत के ये रिश्ते हमेशा कायम रहें और ये सिलसिले हमेशा इसी तरह चलते रहें। आप देखते रहिए बाराने रहमत। मुझे इस्तांबुल तुर्की से इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी।